FIFA. Officially on to the 2026 FIFA World Cup. The 2026 FIFA World Cup. Rights for the 2026 FIFA World Cup soon. FIFA World Cup 2026. Now let's talk about the FIFA World Cup. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे प्रॉफिट कमाने के लिए कभी बनाया ही नहीं गया था, ऑफिशियली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और आज 2026 में इस ऑर्गेनाइजेशन के पास नियरली $4 बिलियन के रिजर्व हैं, यानी कि लगभग 33,000 करोड़ से भी ज्यादा। ना ही इसके पास एक भी फुटबॉल क्लब है, ना इनके पास एक भी फुटबॉल प्लेयर है और ना ही ये एक भी स्टेडियम ओन करते हैं। फिर भी अगर आज फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज्यादा पावर किसी के पास है तो वो है फीफा। तो यहाँ पे नेचुरली एक क्वेश्चन उठता है, आखिर कैसे? और आज हम इसी चीज को डिकोड करने वाले हैं। और मैं एक चीज प्रॉमिस करता हूँ, जब तक ये वीडियो खत्म होगा तो फुटबॉल को और बिजनेस को एक अलग ही नजरिए से देखने लग जाओगे। मैं हूँ आपका होस्ट अर्पेश शर्मा। अगर आपको ऐसा बिजनेस का, फाइनेंस का और मार्केटिंग का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, अगर फीफा नॉन प्रॉफिट है तो इनके पास आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से? तो देखो, सबसे पहले गलत कॉन्सेप्ट आते क्लियर कर देता हूँ। नॉन प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कमा नहीं सकते। नॉन प्रॉफिट का सिंपली मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा और जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बिकॉज अल्टीमेटली फीफा का कोई शेयर होल्डर होता ही नहीं है। देखो, फीफा स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है, एक वेरिएंट के रूप में, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एसोसिएशन। स्विस लॉ के अंडर इस स्ट्रक्चर में टैक्स बहुत ज्यादा कम लगता है और फीफा जितना भी सरप्लस कमाता है वो उसे एक रिजर्व के फॉर्म में रखता है फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। ये रिजर्व का पैसा कभी किसी को दिया नहीं जाता, कभी किसी को बांटा नहीं जाता। और क्वार्टर वर्ल्ड कप 2022 के बाद फीफा के पास लगभग $4 बिलियन के रिजर्व्स थे, यानी लगभग 33,000 करोड़ रुपीस। और मैं ये चीज बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ रिजर्व्स की। ये फीफा का कोई एनुअल रेवेन्यू नहीं है, ये बस वो पैसा है जो आज के टाइम पे उनके अकाउंट में बस पड़ा हुआ है और हर दिन इंटरेस्ट कमा रहा है। सबसे शॉकिंग बात तो ये है, BCCI एक नेशनल बोर्ड है पर वो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भी ज्यादा अमीर है। ICC के पास सिर्फ 2400 करोड़ का कैश रिजर्व है। मतलब इंडिया का अकेला बोर्ड BCCI पूरी दुनिया की क्रिकेट चलाने वाली लीग ICIC से भी लगभग 8 गुना ज्यादा अमीर है। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करते हो फीफा से तो BCCI भी पीछे रह जाता है, क्योंकि फीफा के पास BCCI से भी लगभग 1.5 गुना ज्यादा का कैश रिजर्व है, which is sitting ideal on their balance sheet। तो हम फाइनली बात करते हैं कि फीफा का रेवेन्यू एग्जैक्टली आता कहां से। देखो, सबसे पहले ये समझो, फीफा कोई एक साल का बिजनेस नहीं चलाता है। फीफा एक 4 साइकिल का बिजनेस चलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड कप साइकिल। जो नॉन वर्ल्ड कप ईयर्स होते हैं वहां पे फीफा का रेवेन्यू रिलेटिवली छोटा होता है और वर्ल्ड कप के साल बूम, जितना रेवेन्यू उसने पिछले 3 से 4 साल में नहीं कमाया होता है वो सारा रेवेन्यू से ज्यादा वो एक साल में कमा लेता है। 2019 से 2022 तक क्वार्टर वर्ल्ड कप साइकिल में फीफा ने लगभग $7.57 बिलियन का रेवेन्यू किया था, विच इज अप्रोक्सीमेटली 63,000 करोड़। ये सब उन्होंने कमाया सिर्फ एक सिंगल साइकिल में। और 2023 से 2026 तक फीफा का जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है वो है लगभग $13 बिलियन, यानी कि लगभग 1,08,000 करोड़ से भी ज्यादा। पिछले साइकिल से लगभग 72% ज्यादा। एक बार खुद इमेजिन करके देखो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक इवेंट करता है 4 साल में और वो बिजनेस में 72% से ग्रो कर रहा है। इससे बेटर बिजनेस मॉडल ढूंढना काफी मुश्किल है। तो ये सारे नंबर्स देख के हमें ये तो समझ में आ गया कि यार फीफा पैसे कमा तो रहा है, लेकिन अभी तक हमने ये चीज नहीं क्रैक करा है कि फीफा एग्जैक्टली पैसे कमा कहां से रहा है। अगर उनका कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं है, खुद की कोई टीम नहीं है, खुद का कोई स्टेडियम नहीं है, खुद के कोई प्लेयर्स नहीं है। तो देखो, फीफा का जो भी रेवेन्यू है वो 3 जगहों से मेनली आता है। सबसे पहला है टिकट, सेकंड स्पॉन्सरशिप्स और थर्ड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं टिकट्स की। टिकट पूरे रेवेन्यू सिस्टम में सबसे छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। अकॉर्डिंग टू डेटा 2022 कतर में रफली 31 लाख टिकट सेल हुए थे और 96% की एवरेज अटेंडेंस थी हर एक मैच में। हॉस्पिटैलिटी एंड टिकट मिला के लगभग $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू किया गया था, जो पूरे साइकिल का सिर्फ 14% कंट्रीब्यूट करता है। तो फिर अगला सवाल उठता है कि यार ये मेजर पैसा फिर कहां से आ रहा है? आंसर है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। देखो, कोई सा भी कंट्री का ब्रॉडकास्टर हो, सोनी, फॉक्स, BBC, डैजन, सबको फीफा के राइट्स खरीदनी पड़ती है वर्ल्ड कप दिखाने के लिए। और ये वो डील्स है जो कई साल पहले ही साइन हो जाती है और ये डील्स इतनी बड़ी होती है कि एक ही बार में एक ही साइकिल में लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कर लेते हैं। कतर 2022 साइकिल में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से अकेले लगभग $3.5 बिलियन आए थे, जो पूरे साइकिल का लगभग 45% कंट्रीब्यूट करता है।
सिर्फ यूएसए में फॉक्स ने $400 मिलियन से ज्यादा दिए थे 2022 के राइट्स के लिए, और 2026 के लिए यूएसए ने वो सेम ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे एट अ हाइक प्राइस ऑफ 94%। उसी एक मार्केट में सेम चीज की वैल्यू लगभग 94% से बढ़ गई। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट पर्सन हो तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, यार ये लोग इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ फीफा के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए? क्लियरली जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं सिर्फ वर्ल्ड कप दिखाने के शौक में तो वो नहीं दे रहे होंगे, उनका खुद का भी एक बिजनेस मॉडल होगा। और यहीं पे एक सिंपल चीज आती है, तो वो सिंपल सी चीज ये है, जितने भी ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना वो इस डील को लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज आज के टाइम पे लाइव स्पोर्ट्स आज दुनिया का सबसे रेयर कंटेंट है। नेटफ्लिक्स पे लोग शोज एक महीने बाद देख लेते हैं, मूवीज यूट्यूब पे आ जाती है, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल अगर अभी नहीं देखा तो मिस हो जाता है। और आज के टाइम में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है अटेंशन। एडवर्टाइजर्स को यही चाहिए। आज के टाइम पे ब्रांड सिर्फ उसी चीज में पैसा देते हैं जहां ऑडियंस लाइव हो, ऑडियंस का पूरा अटेंशन हो और स्किप का कोई बटन ही ना हो। और फीफा के मैचेस एग्जैक्टली ये सेम चीज डिलीवर करते हैं एडवर्टाइजर्स को, इसलिए एडवर्टाइजर्स मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने को रेडी हो जाते हैं। जब एक वर्ल्ड कप का मैच हो रहा होता है, लगभग 1.5 बिलियन लोग उसे देख रहे होते हैं, उस एक सिंगल मैच को एट द सेम टाइम, और एडवर्टाइजर्स के लिए ये चीज गोल्ड है। इसलिए ब्रॉडकास्टर्स फीफा को इतना पैसा देते हैं ताकि एडवर्टाइजर्स से वो और भी ज्यादा चार्ज कर सके। थर्ड लेग ऑफ रेवेन्यू स्पॉन्सरशिप, वो भी एग्जैक्ट इसी सेम लॉजिक पे चलता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एडिडास, कोको कोला, वीजा, हुंडई, ये सब फीफा के टॉप पार्टनर्स हैं, और हर पार्टनर ऑन एन एस्टिमेशन लगभग 40 से 80 मिलियन डॉलर्स देता है पर ईयर फीफा को, सिर्फ ऑफिशियल फीफा पार्टनर बोलने के हक के लिए, क्योंकि उस ब्रांडिंग की रीच उन्हें लिटरली बिलियंस ऑफ लोगों तक की एक्सेस दे देती है। इनफैक्ट कतर 2022 साइकिल में स्पॉन्सरशिप से लगभग 1.8 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू आता। और इंटरेस्टिंग बात यह है, 2025 के करप्शन स्कैंडल के बाद भी पिछले साइकिल से ज्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस किया गया था। अब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज समझते हैं कि यार फीफा ने अपनी मोनोपोली बना क्यों रखी है। अगर फीफा कोई क्लब ओन नहीं करता है, किसी प्लेयर को ओन नहीं करता है, कोई स्टेडियम ओन नहीं करता है, उनको पावर मिलती कहाँ से है जिसकी वजह से सारी लीग, सारी प्लेयर्स उनकी बात मानते हैं? तो यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि सब लोग फीफा के रूल्स फॉलो करते हैं, बट व्हाई? तो सिंपल रीजन ये है कि फीफा के पास एक ऐसी चीज है जो किसी भी और क्लब के पास नहीं है, और वो है लेजिटिमेसी, इंटरनेशनल फुटबॉल खेल पाने का अधिकार। इसको आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हो, अगर एक क्लब अगर चाहे तो फीफा से बाहर निकल के अपनी खुद की डोमेस्टिक लीग डेफिनेटली खेल सकता है, लेकिन फिर उस क्लब को या उस क्लब के कोई भी प्लेयर को वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, कोई इंटरनेशनल मैच नहीं मिलेगा, कोई ओलंपिक नहीं मिलेगा। अब ऑब्वियसली एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, वर्ल्ड कप में पार्ट लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए क्लब्स भी फीफा की रूल्स मानते हैं, क्योंकि उन्हें प्लेयर्स की जरूरत है और प्लेयर्स को फीफा की। इसी के साथ अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो फीफा के अंदर 211 मेंबर एसोसिएशन है। ये अलग अलग कंट्रीज की फुटबॉल गवर्निंग बॉडीज हैं। यूनाइटेड नेशन की 193 मेंबर कंट्रीज हैं। फीफा फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज को कवर करता है, और फीफा कांग्रेस में हर एसोसिएशन का एक वोट होता है। एक छोटा सा आइलैंड नेशन वनाउटू का वोट सेम है ब्राजील जैसे मेजर कंट्री जैसा। ये अजीब लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी इसी चीज पे काम करती है, 1 पर्सन 1 वोट। लेकिन ऑनेस्टली यही वो चीज है जो फीफा को पॉलिटिकली जीनियस बनाता है। छोटे नेशंस को डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं फीफा से, कोचेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट। रिटर्न में वो वोट करते हैं फीफा प्रेसिडेंट के लिए। ये चीज सुनकर भी दिमाग में नेचुरली एक क्वेश्चन आएगा, फीफा एक स्पोर्ट्स बॉडी है या पॉलिटिकल? आंसर है दोनों, और यही रीजन है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इसको एकदम सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो, एप्पल का ऐप स्टोर है, एप्पल खुद ऐप्स नहीं बनाता, लेकिन अगर तुम्हें ऐप बनाना है तो ऐप स्टोर से ही जाना पड़ेगा, एप्पल के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एप्पल को फीस भी देनी पड़ेगी, वरना तुम्हें दुनिया तक का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। यही एग्जैक्ट सेम चीज फीफा फुटबॉल में इंप्लाई करता है। आपको क्लब्स बनाने हैं, आप बनाओ, आपको प्लेयर्स खरीदने हैं, आप खरीदो, आपको स्टेडियम में मैचेस होस्ट करने हैं, करो, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड कप इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो आपको फीफा के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आया कि यार फीफा कितना पावरफुल है, लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं। फीफा का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल आउट हुआ था 2015 में। तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि इस स्कैंडल के बाद भी फीफा का लगातार रेवेन्यू क्यों बढ़ रहा है? आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है, लोग फुटबॉल देख रहे हैं, ना कि उन लोगों को जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। बात है 27 मई 2015 की, ज़ूरिश, स्विट्जरलैंड। एक लग्जरी होटल में स्विस पुलिस वहां पे पहुंच जाती है और 14 फीफा ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लेती है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने काम किया था स्विस अथॉरिटीज के साथ। Now, the 14 defendants charged in the indictment we are unsealing today include high-ranking officials of FIFA,
the international organization responsible for regulating and promoting soccer. 24 साल की इन्वेस्टिगेशन और उसमें पता चला कि बहुत सारे वायर फ्रॉड्स थे, मनी लॉन्ड्रिंग थी और ब्राइबरी इन्वॉल्व थी। $150 मिलियन से ज्यादा की ब्राइब्स ली गई थी ओवर द कोर्स ऑफ 24 इयर्स। सेप ब्लाटर जो फीफा प्रेसिडेंट थे, 6 दिन पहले उनका 5वां टर्म जीत के उन्होंने बस स्टार्ट ही किया था, इलेक्शन खत्म हो गई थी और ये कांड हो गया, जिसके कारण जस्ट 6 दिन बाद उनको रिजाइन करना पड़ गया। Breaking news coming out of Zurich. FIFA president Sepp Blatter is going to resign. इनफैक्ट फीफा का पूरा लीडरशिप एक एक करके इन्वेस्टिगेट होने लगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स करप्शन स्कैंडल था। तो नेचुरली अगर कोई भी और बिजनेस होता तो रेवेन्यू क्रैश हो जाता, ब्रॉडकास्टर्स चले जाते, स्पॉन्सर्स उन्हें बॉयकॉट कर देते। लेकिन क्या फीफा के साथ कुछ भी हुआ? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जस्ट अगली साइकिल में ही रेवेन्यू वापस बढ़ने लग गया। 2015 से 18 साइकिल का रेवेन्यू था लगभग 6.42 बिलियन एंड जस्ट उसकी नेक्स्ट साइकिल 2019 से 22 का जो साइकिल का रेवेन्यू था वो था 17.57 बिलियन, पिछली साइकिल से लगभग 18% ज्यादा। एंड इनफैक्ट स्कैंडल के 7 साल बाद फीफा का मोस्ट प्रॉफिटेबल वर्ल्ड कप भी हुआ। तो लोगों का प्यार ही है टूवर्ड्स फुटबॉल जो फीफा को एक स्कैंडल प्रूफ बिजनेस बना देता है। लोग फुटबॉल देखते हैं, उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट के साथ क्या हो रहा है, लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें टाइम में और बात करते हैं जून 2026, आज से 1 महीने पहले फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से 9 दिन पहले तक इंडिया में फीफा का कोई ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर पार्टनर ही नहीं था। अब ये सोचो 9 दिन में फीफा स्टार्ट होने वाला है और अभी तक कोई पर्सन रेडी ही नहीं है फीफा के साथ डील करने के लिए, फीफा ब्रॉडकास्ट करने के लिए। FIFA is still trying to tap several deals, including in the world's 2 largest countries, India and China. Problem because just weeks before kickoff, the 2026 FIFA World Cup still now doesn't have confirmed broadcast deals in 2 of the most populous nations on the planet. ये सुनने में बहुत अजीब लगता है क्योंकि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि फीफा कितना बड़ा है, कितना ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है, दूसरी तरफ इंडिया में ब्रॉडकास्टर्स उसे होस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों एग्जैक्टली? तो वो चीज बहुत ज्यादा सिंपल है। फीफा ने सबसे पहले इंडिया के राइट्स के लिए इनिशियली $100 मिलियन का कोट किया था 2026 से 2030 तक के वर्ल्ड कप राइट्स के लिए। जियो स्टार, रिलायंस और डिज्नी का जो भी जॉइंट वेंचर था उन्होंने एक ऑफर किया था कि 15 से $20 मिलियन ही देंगे, लेकिन इस ऑफर को फीफा ने रिजेक्ट कर दिया। इनिशियली सोनी ने भी इंटरेस्ट दिखाया था लेकिन फिर उन्होंने भी ड्रॉप कर दिया। दूरदर्शन से भी बात हुई लेकिन अगेन कुछ फाइनल नहीं हुआ। तो यहाँ पे नेचुरली एक क्यूरियोसिटी होती है, जहाँ बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रही है फीफा को होस्ट करने के लिए, ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए, इंडिया क्यों हेजिटेट कर रहा है? क्या इंडिया में लोग फीफा नहीं देखते? क्या इंडिया में लोग फुटबॉल नहीं देखते? आंसर है नहीं। इसका सबसे बड़ा आंसर है टाइम जोन। देखो 2022 में जब भी कतर में मैचेस हो रहे थे, जो टाइम जोन था उसमें से 1-2 घंटे का फर्क था, तो प्राइम टाइम में मैचेस आते थे और एडवर्टाइजर्स काफी ज्यादा खुश थे। इनफैक्ट जियो सिनेमा ने फ्री स्ट्रीम किया था, लगभग 85 मिलियन लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग व्यूअरशिप भी आई थी। लेकिन 2026 वर्ल्ड कप यूएसए में हो रहा है, मतलब मैचेस इंडिया में रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक होंगे, जिसकी वजह से जो प्राइम टाइम व्यूअरशिप है वो प्रैक्टिकली जीरो हो जाती है। एडवर्टाइजर रात के 3 बजे के लिए कोई प्रीमियम प्राइस पे नहीं करना चाहेगा और यही कारण है क्यों इंडिया में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स के लिए। लेकिन फिर जून 2, 2026 में टूर्नामेंट से सिर्फ 9 दिन पहले जी एंटरटेनमेंट फाइनली फीफा के साथ एक डील साइन कर देता है। For World Cup 2026 from 11th June to 19th July, live and exclusive on United Sports and Z5. जी ने 39 फीफा टूर्नामेंट के राइट्स खरीद लिए 2034 तक। इसमें आपका 2026 का वर्ल्ड कप भी कवर्ड है, 2030 का वर्ल्ड कप भी कवर्ड है और वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 भी शामिल होगा। एस्टिमेटेड प्राइस जो हमारे सामने आ रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली $40 मिलियन। एंड नाउ बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो हम लोग फाइनली बात करते हैं कि इंडिया एग्जैक्टली फुटबॉल में कहां स्टैंड करता है। क्या लोग इंडिया में फुटबॉल देखते भी हैं, खेलते भी हैं या नहीं? देखो फीफा रैंकिंग में इंडिया 136 पोजीशन पे आता है। इंडिया ने कभी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया ही नहीं, स्पेशली मेंस में। इंडिया में लोगों के अंदर इतना ज्यादा पैशन है, फिर भी हम लोगों का एग्जैक्टली ये हाल है क्यों? इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी। तो 1950s में इंडिया ने एक्चुअली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था और पहला पोस्ट वॉर वर्ल्ड कप ब्राजील में हो रहा था और इंडिया ने वहां से विड्रॉ कर लिया। इसका एग्जैक्ट रीजन क्या था? देखो एक स्टोरी कहती है कि फीफा ने बूट्स मैंडेटरी कर दिए थे और दूसरी तरफ इंडियन प्लेयर्स को बेयरफुट खेलने की आदत थी और वो उसी पे अड़े रहे। दूसरी स्टोरी ये कहती है कि ट्रैवल कॉस्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन रिजल्ट वही रहा। इंडिया 1950s के बाद आज तक कभी क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। और ये कोई एक स्पेसिफिक मैच की गलती नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है।
फुटबॉल की इंडिया में क्या हालत है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो जापान में, जहां इंडिया से काफी कम पॉपुलेशन है, वहां पे भी 36,000 से ज्यादा फीफा लाइसेंस्ड कोचेस हैं और सेम नंबर इंडिया में है रफली 3,000 के आसपास। एक 16 साल का इंडियन जो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है वो रैशनली हमेशा क्रिकेट को चूज करता है ओवर फुटबॉल, क्योंकि बीसीसीआई के पास आज इंडिया में 18,700 करोड़ से भी ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू है। AIFF इंडियन फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी का एनुअल एस्टिमेटेड बजट होता है अप्रोक्सीमेटली 100 से 200 करोड़। यहाँ पे जो गैप है वो 100 गुना से भी ज्यादा का है। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी वही स्टोरी है। इंडिया में फीफा स्टैंडर्ड पिचेस 100 से भी कम है। ज्यादातर फुटबॉल आज भी कंक्रीट पे खेला जाता है या क्रिकेट के आउटफील्ड में खेला जाता है, जिसके कारण टेक्निक कभी उस लेवल पे डेवलप हो ही नहीं पाती। तो अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या फुटबॉल कभी क्रिकेट को चैलेंज कर पाएगा इन इंडिया? और ब्रूटली इसका आंसर ये है कि अगले 20 साल में तो ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन फुटबॉल अपनी खुद की ही लगभग 5,000 से 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन रहा है और ISL की जो वैल्यूएशन है वो भी लगभग 3,000 करोड़ तक की एस्टिमेट करी जा रही है बाय द ईयर 2035। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, हाइप करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। इसी के साथ अगर आपको IPL का बिजनेस मॉडल समझने में इंटरेस्ट है तो आपको ये स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, आप जाके इसको देख सकते हैं। दिस वॉज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।